अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। एक जानिब मौसम गर्म हो चुका है, दूसरी जानिब सियासी दर्ज हरारत भी अपने उरूज की तरफ गामजन है। तो तीसरी जानिब अगर देखें तो महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ जो बिजली की कीमतें हैं फ़ी यूनिट वो भी बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब एक नया बिजली बम गिरने वाला है आवाम पर। क्योंकि जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं उन्होंने सार्फिन पर मजीद 51 अरब रुपए का बोझ डालने के लिए दरख्वास्त दे दी है। क्या होने जा रहा है, आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ये कहते हैं कि जो जज मदाखलत देख कर भी कुछ नहीं कर सकता उसे घर पे बैठ जाना चाहिए, अदालत में नहीं आना चाहिए। DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खासी अहमियत की हामिल रही और DGISPR का ये कहना था कि जमहूरियत को ख़तरा नहीं है, बल्कि जो गैर जमहूरी रवैये हैं वो ख़तरनाक है, उनसे ख़तरा है। फ़ौज ने सियासी मुज़ाकरात से ख़ुद को अलहदा करने का फ़ैसला कर लिया है। एक और अहम खबर, सियासी सूरत हाल क्या बन रही है, सियासत में क्या नया मोड़ आने वाला है, क्या बानी तहरीक इंसाफ सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं या मांग लेंगे, इस पर बात करेंगे। जबकि MKM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से 14 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मांग ली है। DGISPR का कहना है कि इंतशारी टोले से कोई बात नहीं की जाएगी, 9 मई करवाने वालों को सज़ा देनी ही पड़ेगी ताकि आइंदा के लिए सबक हो जाए। क्या बांटी गई मखसूस नशिस्तें दोबारा तकसीम की जा सकती हैं, इन पर भी बात करेंगे। वफाकी वज़रा ने पेंशन बोझ से निजात के लिए इस्लाहात का इंदिया दे दिया है, जबकि मौजूदा हुकूमत सऊदी अरब से खासी उम्मीद लगाए बैठी है। कितनी उम्मीदें उनकी बर आएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि गंदम स्कैंडल ने किसानों के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। हल क्या होगा? मैट्रिक बोर्ड के 9वीं और 10वीं के इम्तहानात, नकल माफिया और नाकिस मटेरियल, नाकिस इंतज़ामात, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। मसाइल कब हल होंगे, ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जिनको आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं वो ऑन कॉल हमारे साथ होंगे। इकबाल इडवानी साहब हैं, तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल इडवानी साहब। इकबाल इडवानी साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हाँ बिल्कुल जी, आ रही है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इडवानी साहब, जो सूरत हाल है, महंगाई ने आवाम का जीना दोभर किया हुआ है और दूसरी तरफ बिजली की जो तकसीम कार कंपनीज हैं वो दोबारा से 51 अरब का बोझ जो है वो आवाम पर या सार्फिन पर डालने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? बिजली के यूनिट तो 100 रुपये फ़ी यूनिट पे चले जाएंगे। देखिए, वो तो महंगाई तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने मुआहिदे भी इसी तरह के किए हैं कि महंगाई बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक के बिल भी बढ़ते जाएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब जब इतनी बिजलियां चोरी हो रही हैं उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। पहला सवाल तो ये आता है कि आप बिजली महंगी करते रहते हैं और उन्हीं से बिजली के बिल लेते हैं जो दे रहे हैं, जो पिसता हुआ तबका है उसी को, और आप प्रॉब्लम में ला रहे हैं। आप बिजली चोर को नहीं पकड़ रहे, और जो जितने भी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या फिर हमारे जो सियासतदान वगैरह जो भी है, कैबिनेट है, जो भी, इनको इतनी मराद बिजली में क्यों दी जा रही है? कम से कम आप ये काम तो कर सकते हैं कि इनकी मराद कम कर दी जाए। इनको इतनी फ्री बिजली क्यों मिल रही है? बिजली चोरी को क्यों नहीं रोक रहे? और जब तक हम इन चीजों को नहीं रोकेंगे तो बिजली तो महंगी होती रहेगी। ये समझ में नहीं आ रहा क्या इस मुल्क का क्या होगा। अच्छा, बिजली महंगी हो रही है, महंगाई अपनी जगह है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है इकबाल साहब कि जो मराद याफ्ता तबका है उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। सिर्फ वो 2% जो कि टैक्स भी देते हैं, जिनकी सैलरीज 50,000 से ज़्यादा है, उनका टैक्स तो सैलरी आने से पहले ही कट जाता है। तो और जो वो चीज़ ख़रीदते हैं, जो भी आवाम ख़रीदती है उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है, बिलिंग पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसको रिटर्न बैक कुछ नहीं मिल रहा। और मराद याफ्ता जो तबका है वो बहुत सुकून और चैन इत्मीनान से, उसका ये कहना है कि ये सब प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं, मुल्क तो बड़ा अच्छा चल रहा है और सब कुछ ठीक है।
यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक आप वो तो यही कहेंगे ना, क्योंकि उनको मराद मिल रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक ही तबके को निशाना, एक ही तबके के ऊपर बोझ डालते रहोगे तो कब तक चलेगा। इतनी मराद जो दी जा रही है उसमें कमी आपने अभी तक देखा? मुझे तो IMF भी समझ में नहीं आता। IMF भी जब भी देखो यही कहेगा कि आप यहाँ टैक्स करो, यहाँ पर इनकम जनरेट करो, यहाँ से करो। आज तक IMF ने ये नहीं कहा कि आप अपने अखराजात कम करो। आपने ये IMF से कभी देखा है? आपने IMF ने कहा होगा कि आप इतने इतने वजीर क्यों रख लें? कितने वजीर तो ऐसे हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। तो लेकिन IMF के जो अफसरान यहाँ आते हैं, जो नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, वो जब बात करते हैं, उनके बयानात हम देखते हैं तो वही कहते हैं हम तो हमेशा अमीरों पे टैक्स लगाने का कहते हैं, हम गरीबों पे टैक्स लगाने का नहीं कहते। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें कैटेगराइज कर सकें कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। नहीं, अमीरों पे टैक्स की बात नहीं है ना। बात ये है कि वो इम्प्लीमेंट जब इतनी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की लोन रोक देते हैं जब कोई चीज प्रॉब्लम होती है, तो ये इम्प्लीमेंट जब नहीं हो रहा होता है कि अमीरों पे टैक्स नहीं लग रहा होता, तो वो फार्मूला भी तो वो दे सकते हैं ना कि इस तरह करें, अदरवाइज हम आपको लोन नहीं देंगे। वो लोन उसी सूरत में रोक रहे हैं कि जब छोटे तबके पे टैक्स नहीं लग रहा होता या उनसे रिकवर नहीं हो रहा होता। आपने आज तक देखा है कि इन्होंने कहा है कि अपनी काबीना कम करें। आपके मुल्क के इतने बुरे हाल है, आपका एक मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो इतना प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, उस पे इतने अखराजात आते हैं, उसकी जरूरत क्या है? आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि हर आदमी जूम पे, गूगल मीट पे मीटिंग कर सकता है। हमारे मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जा रहे होते हैं, करोड़ों का इनको प्रोटोकॉल में खर्च हो जाता है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीजें, ये बाद चीजों की कंडीशन वो देते हैं कि आप बिजली पे प्राइस बढ़ा दें, आप गैस पे बढ़ा दें, आप टैक्स बढ़ा दें, लेकिन वो इस पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करवाते? वो करवा सकते हैं तो मकसद क्या है? यानी यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है, बहुत अहम पॉइंट है ये कि जो मरात याफ्ता तबका है वो इन तमाम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन सिर्फ उनके एक शहर से दूसरी शहर या दूसरी जगह जाने में इतना प्रोटोकॉल और फिर वो उसमें इतना खर्च जो कर दिया जाता है। यहाँ तो हम ये भी देखते हैं इकबाल साहब कि एक फिर वही बात आती है, आवाम तो यही कहती है कि एक प्याज वाले के या किसी सब्जी वाले के ठेले से रेट लेने के लिए जो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जा रहा है वो 2 करोड़ की गाड़ी में जा रहा है। तो मरात याफ्ता तबके के लिए तो कुछ करने का होना चाहिए, हुकूमत के पास कोई हल होना चाहिए। आप कोई तजवीज़ देना चाहेंगे, कोई हल देना चाहेंगे इसका? तजवीज यही है कि जब तक आप इतनी एक्स्ट्रा खर्चे करेंगे, आपने देखा होगा कि जो कोई भी जा रहा होता है वो खुद इस तरह जाता है कि वो गरीब को पूछने जा रहा है या गरीब की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है। जब आप उसका रहन सहन देखते हैं, उसकी गाड़ी देखते हैं, उसके वो एक तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट ही होता है, उसके अखराजात देखते हैं, तो दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक आम से जो सर्वेंट है उनके इतने अखराजात हो। इनके पास इतनी महंगी गाड़ी, इनके पास इतने वसाइल कहाँ से आ रहे हैं? और फिर उन्हीं को आप मराद भी देते हैं। उनको ही लाइट, इनको ही इलेक्ट्रिक फ्री होती है, इनको ही गैस फ्री होती है, इनके ऊपर ही अखराजात किए जाते हैं। वो अखराजात कहाँ से दिए जाएंगे? अगर आओ, हाँ ये काम तो आप कर सकते हैं ना कि आप इनके अखराजात तो रोक सकते हैं। इनको क्यों, जब एक आम आदमी को आप इलेक्ट्रिक फ्री नहीं दे सकते हैं, हेल्थ की कुछ सहूलत नहीं दे सकते एक आम आदमी को, तो इनको क्यों दी जा रही है? मसला इनकी तनख्वाह इतना बड़ा मसला नहीं है, इनको जितनी मराद दी जाती है वो सबसे बड़ा मसला है। आपने देखा होगा कभी कोई सदर आ जाएगा, कोई मिनिस्टर आ जाएगा, बोलेगा मैं सैलरी नहीं लूंगा, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। इनकी सैलरी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी मराद प्रॉब्लम है। उसको क्यों खत्म नहीं किया जा रहा? और जब तक आप समझें कि इनकी मराद खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मरात और प्रोटोकॉल पे जरूर नजर करनी चाहिए। इसके लिए क्या अदलिया को असखुद नोटिस लेना चाहिए? नहीं, अदलिया तो क्या, अदलिया को तो अभी, अदलिया का तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, अदलिया तो अभी डायरेक्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़ी है अगर देखा जाए तो। बार बार मैंने तो देखा है कि अदलिया वो काम कर बैठती है जो उसको करने ही नहीं चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों में 100 मोटो लेती रही है। किसी के पास एक वाइन की बोतल निकल आई तो उस पर उन्होंने 100 मोटर ले लिया। अदलिया तो शुरू से इसी तरह काम कर रही है। मुझे तो नहीं लगता कि अदलिया ने कभी भी कोई ऐसे स्टेप लिए हो जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचा हो, और अगर कुछ लिए भी है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते हैं। यानी अदलिया भी आप देखें तो ज्यादातर वही जिसमें इनको एडवर्टाइजमेंट मिले उसी तरह के काम हो रहे हैं।
अभी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़ी है, लेकिन ये वक्त नहीं है पाकिस्तान में कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से अदलिया को लड़ने का, ये वक्त नहीं है। ये तो ऐसे हालात हैं पाकिस्तान के कि अभी तो सबको मिलके चलना चाहिए। अब अदलिया को जब कुछ करना था तब कुछ किया नहीं, अभी आज ऐसे हालात हैं कि आपको पता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के चल रहे हैं, मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। इन हालात में मुझे बताएं अदलिया को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उलझने की जरूरत क्या थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। इन दिनों में ये हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत डेंजर है। तो अदलिया तो मुझे लगता है जब कोई जो काम करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक अदलिया ने वो काम किया हो जो इनको करने चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का तो बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो जज मदाखलत देखकर कुछ नहीं कर सकता उसे घर बैठ जाना चाहिए। मतलब आज़ाद अदलिया तो बहरहाल बात की जाती है ना। देखें, आजाद अदलिया तो होनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन मुझे बताएं जो 9 मई के जो वाकया हुआ है, अदलिया उनकी सहूलतकारी नहीं कर रही। 9 मई का वाकया तो बुलाने जैसा नहीं है ना। ये तो पाकिस्तान में ऐसे वाकयात तो होने नहीं चाहिए ना। आप जब अपनी फौज को कमजोर कर दोगे तो फिर आपके मुल्क का क्या होगा। जिस मुल्क की फौज कमजोर हो जाती है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसके लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है, वहाँ सिविल वॉर शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि आज की अदलिया शायद मुझे लगता है कि इस तरह के हालात पैदा कर रही है, इस तरह के स्टेटमेंट देकर कि अपनी फौज के सामने आ रही है। हाँ, आप अगर 9 मई के लोगों को सजा होने में भी रुकावट मुझे लगता है अदलिया बन रही है। और इन हालात में जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, हर तरफ से पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। और अगर हम अपने हेलो जी, हमारी फौज और अफवाज जो हैं वो कई हजार जानों का कुर्बानी दे चुकी हैं और मुल्क के लिए एक शील्ड की हैसियत रखती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी जो DGISPR ने कहा कि जमहूरियत को खतरा नहीं, लेकिन जो गैर जमहूरी रवैये हैं वो हमारे लिए खतरा है, वो खतरा पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा ना। देखें ना, एक पार्टी आप जमहूरियत की बात करती है, डेमोक्रेसी पे बिलीव करने वाली सियासी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को क्लेम करती है, माना, वो बात क्या करती है आपने देखा है, वो कहती है मैं सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम लोग किसी और से बात नहीं करेंगे। तो कहाँ गई डेमोक्रेसी? यहाँ पर नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? इनके खिलाफ सो मोटो लेके ऐसी बात एक सियासी पार्टी कैसे कर सकती है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगे, हम फौजियों इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे? उसको तो ये बात कहनी चाहिए कि हम सियासी पार्टियों से बात करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। जो बात इनको कहनी चाहिए वो आज DGISPR ने अनाउंस किया कि हम इनसे बात करना नहीं चाहते, वो बात तो उनको करनी चाहिए कि हम सियासी पार्टी से बात करेंगे। तो हर चीज में तो आप अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हर चीज। और जब मैंने तो यही देखा कि हर कोई इदारा मिल के, मुझे लगता है कि आप अपनी फौज को कमजोर करना चाह रहे हो, और लेकिन बदकिस्मती से अगर हम अपनी फौज को कमजोर करेंगे तो फिर पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी। DGISPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी और 9 मई के जिम्मेदारान को सजा मिलनी ही चाहिए। ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा। देखें, ये कोई खबर नहीं है, वो लोग पहले काफी बार कह चुके हैं, लेकिन वो उस साइड से यही बात हो रही है। मुझे बताएं, आपने 1 साल 2 साल में कभी सुना है किसी से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किसी की इनकी कोई जो स्पोक्स पर्सन है कि हम सियासी पार्टी से बात करना चाहते हैं या हम PTI से बात करना चाहते हैं? कभी भी आपने नहीं सुना। अगर आप सुन रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है या बात करनी है, वो आप PTI की तरफ से सुनेंगे। आपने कभी सुना है इनके मुंह से? हर चीज में वो इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक तरफ मुझे बताएं, एक तरफ तो आप इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आके हमसे बात करें, दूसरी तरफ आप कहते हैं जो इलेक्शन में धांधली है वो इन लोगों ने कराई है, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है इनके सपोर्ट पे बैठी हुई है, और जिनके सपोर्ट पे आप कह रहे हैं गवर्नमेंट बैठी हुई है और दूसरी तरफ आप कहते हैं उनसे ही बात करनी है। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? आप बोले जो अच्छा, और अब सियासत में क्या जोड़ तोड़ होने जा रही है? आप तो ज़ाहिर है बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत पर। अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि बानी PTI जो हैं वो शायद अब उनमें कुछ नर्म रवैया आ रहा है, कुछ झुकाव आ रहा है और वो अब मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ माहौल बनता हुआ देख रहे हैं? नहीं, वो कुछ भी करें। देखिए, मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, बानी PTI का पाकिस्तान की सियासत में अब कोई, मुझे नहीं लगता कोई फ्यूचर है। और आप भूल जाएं कि अभी ये कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नहीं बनते, क्योंकि किसी को भी इंटरनेशनली या लोकल एस्टेब्लिशमेंट हो गई या कोई और यानी सियासी पार्टियां हो गई, इनके ऊपर किसी को बिलीव नहीं रहा। वजह क्या है कि इनके बारे में राय ये है कि ये अपनी बात पे खड़े नहीं रहते। आज हम इनसे कोई एग्रीमेंट कर भी लें तो कल ये मुकर जाएंगे और उसको U-टर्न का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि लीडर तो U-टर्न लेते हैं। तो इसलिए इनकी जो
क्रेडिबिलिटी है, भरोसे के अभी लोग इन पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इनके साथ कोई भी मुझे लगता है इन फ्यूचर में नहीं चल पाएगा। बाकी रहा आपने सवाल किया सियासत के हवाले से, तो देखें सियासत के हवाले से जो मेरी राय है, जो पाकिस्तान की जो है, अगर आपको लगता है ये गवर्नमेंट 5 साल चल जाए और ये अगर नून लीग चाहती है 5 साल चले, तो सीधी बात है कि उनको पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी को उनको वफाक में, फेडरल में लेकर चलना पड़ेगा। और इसी वजह से शायद लगता है कि इसाक डार को इन लोगों ने वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उसकी वजह मुझे यही लगती है कि अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब बनेंगे। तो फ्यूचर मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी भी वफाक के साथ, वफाक में अपने हिस्सा डालेगी। ठीक है। और एमकेएम का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? एमकेएम पाकिस्तान ने पीपीपी से 14 कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप मांग ली है, तो अब यहाँ पर क्या स्टांस होगा पीपल्स पार्टी? एमक्यूएम का यही होगा कि सिंध में वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, जैसे आपने काम मांगी है, और वफाक में वो नून लीग के साथ काम करेंगे। एमक्यूएम की हिस्ट्री भी यही रही है और मुझे लगता है कि फ्यूचर भी इनका यही रहेगा। अच्छा, लेकिन एमक्यूएम की तरफ से जो मौक़िफ़ आता है वो ये कहते हैं कि हम तो आवाम के मफाद में अपने आप में मोल्डनेस पैदा करते हैं और हर हुकूमत के साथ चलने की कोशिश करते हैं। तो ये रवैया भी तो एक उनका पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है ना? पॉजिटिव कब हो, जब ये उसमें आके आवाम के लिए कुछ काम कर पाए। मुझे लगता है जब हुकूमत में, मुझे लगता है 89 से ये लोग आए, 88 से, हर वक्त तो हुकूमत में रहे, तकरीबन हर वक्त तो हुकूमत में रहे। मुशर्रफ के दौर में, मार्शल लॉ में भी यही हुकूमत में रहे। आवाम के लिए क्या काम किया आप बता दें मुझे? हर वक्त हुकूमत में रहे। एमक्यूएम कौन से वक्त में हुकूमत से बाहर रही है? जब से हमने तो होश संभाला है, एमक्यूएम को हुकूमत में ही देख रहे हैं। तो फिर कराची का ये हाल क्यों है जो आज है? हुकूमत में तो हर वक्त एमक्यूएम रही है। जिस दौर में आप कोई भी दौर उठा ले, कौन से दौर में एमक्यूएम हुकूमत में नहीं रही? अच्छा। नवाज शरीफ के दौर में रही, बेनजीर भुट्टो के दौर में रही, मुशर्रफ के दौर में रही, पीपल्स पार्टी के दौर में रही, पीटीआई के दौर में रही। किस दौर में हुकूमत में नहीं रही? आवाम के लिए क्या किया है बता दें अगर है कोई चीज। ठीक है, लेकिन अगर इस शहर कायद की बात करें तो कराची में तो सिंध गवर्नमेंट है ना। सिंध का अगर सूरत हाल देखी जाए तो वो तो फिर सिंध गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी आती है ना, उसने सिंध के लिए क्या किया या कराची के लिए क्या किया। तो आप ज्यादातर तो इत्तेहादी रहे ना उनके, हर वक्त तो गवर्नमेंट में रहे ना। सिंध गवर्नमेंट के साथ भी ज्यादातर टाइम इन्होंने दिया ही है ना। कितना वक्त इन लोगों ने हुकूमत के साथ ही रहे। सिंध में जिनकी हुकूमत थी, इनके साथ इनका इत्तेहाद रहा है, हर वक्त तो रहा है। 2-5 साल छोड़ते हैं, बाकी तो हर वक्त हुकूमत में रहे। सिंध की हुकूमत में रहे, वफाक की हुकूमत में रहे। मुझे बताएं डिलीवर क्या किया आपने? आप जब से 88 से इलेक्शन से आप लेकर 88 आज 2024 चल रहा है। नहीं, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब का दौर तो बड़ा अच्छा रहा है ना। उन्होंने तो जाहिर है कराची को बिल्कुल बदल दिया। सारे सिग्नल फ्री कॉरिडोर तो उन्होंने मुस्तफा कमाल ने ही बनाए। नहीं बनाए, वो मुस्तफा कमाल ने तो नहीं बनाए जी। आपको इसको इनको बहुत ज्यादा फंड दिया गया था मुशर्रफ के दौर में, तो काम हुआ था, ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए, अगर आप इस चीज को लेकर चलती हैं कि काम किस दौर में हुआ है, तो फिर आप ये सोच लें कि मार्शल लॉ में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम हुआ है। अच्छा। अयूब खान के दौर में काम हुआ, मुशर्रफ के दौर में काम हुआ। इसके अलावा मुझे बताएं पाकिस्तान में काम कब हुआ है? मैं एक कराची का बासिंदा हूँ, कराची के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुशर्रफ के दौर में ही काम हुआ, इसके अलावा कब हुआ है? बाकी एमक्यूएम तो तकरीबन हर वक्त हुकूमत में रही है। तो इस तरह देखा जाए तो मार्शल लॉ के दौर में कराची में काम हुआ है। एक कराची का जो सिटीजन है, जो कराची से जिसका ताल्लुक है, वो तो यही चाहेगा कि भले इनकी गवर्नमेंट है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट में काम हुआ है, वरना काम कब हुआ है। बाकी रहा सवाल हुकूमत का, तो एमक्यूएम तो हर वक्त हुकूमत में रही है। अच्छा, किस वक्त में, जिस दौर में हुकूमत में नहीं रहे, जो नवाज शरीफ का पहला दौर था उसमें भी तो हुकूमत में थी, सिंध में थी। अब जो मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, किन चैलेंजेस का उनको सामना है? क्या वो इन तमाम चैलेंजेस से निपट पाएंगे? देखिए, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया का सर्वे कर रहे हैं, जैसे आप मईशत के हवाले से कह रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि इनकी एक गलती मैं समझ रहा हूँ, ये देखें, आप बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टरों को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, तो देखिए इन्वेस्टमेंट इस तरह नहीं आती। इन्वेस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लाता। इन्वेस्टर या बिजनेस बाहर की कंपनियां जो होती हैं, उनको आपका लोकल बिजनेसमैन लाएगा, लोकल कंपनियां उनको लाएंगी। हम क्या कर रहे हैं, हुकूमत का क्या काम होता है? सहूलत देना, यानी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करें,
करेंसी डी वैल्यू नहीं होने दे, इस तरह का माहौल पैदा करें कि एक इन्वेस्टर एक बिजनेसमैन आए। लेकिन जो बिजनेस कंपनियां हैं जो बाहर की, जो कोई भी आएगा आप उनको सहूलत दे सकते हैं लेकिन उसको ला नहीं सकते। लाएंगे आपके लोकल बिजनेसमैन। हमारे क्या है, डोमेस्टिक बिजनेसमैनों को हम लोग इग्नोर करते हैं और दुनिया में इन्वेस्टमेंट ढूंढने जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, इस तरह कभी इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, आएगी तो फॉरेन चली जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोग हर चीज में फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं। एक फॉरेन इन्वेस्टर आता है, एक फॉरेन कंपनी आती है, तो वो अपना प्रॉफिट बाहर भेजना शुरू कर दे रही है। जैसे ही प्रॉफिट होगा तो 4 साल के अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो सब बाहर ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जब आप एक लोकल इन्वेस्टर को या लोकल कंपनी को चांस देते हैं तो वो क्या अपना प्रॉफिट भी वहीं रखता है और इन्वेस्टमेंट भी करता रहता है और दूसरी कंपनियां उसको देख के आती भी हैं और वो खुद भी लाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हम अपनी लोकल जो इन्वेस्टर हैं, लोकल कंपनियों हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते, उनसे बात नहीं करते, उनके ताफुजात दूर नहीं करते। हम बाहर की कंपनियों की 10-10 डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हैं और बदकिस्मती से हम अपने मुल्क में जो कंपनी है उनकी 5 डिमांड भी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप अपनी मुल्क की कंपनियों को स्ट्रांग नहीं करोगे तो आपके पास बाहर की कंपनियां आएंगी, कुछ अरसे में चली जाएंगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ स्टॉक मार्केट जो है ये तो 72,000 की बुलंद तरीन सतह पे चला गया, 75 साल तारीख के रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं, तो ये तो सरमायाकारी इसमें हुई है, तभी तो ये पॉइंट्स इतने आगे गए ना। नहीं, देखें, स्टॉक एक्शन, पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्शन है, बेसिकली आपने देखा है कि स्टॉक एक्शन कभी बढ़ती है कभी कम होती है। दुनिया में इस तरह होता है, 2 दिन ऊपर चली जाती है, 2 दिन बाद नीचे आ जाती है। कभी दुनिया में ऐसा होता है किसी स्टॉक मार्केट में हर हफ्ते में 3 बार चेंजिंग आती है, हर हफ्ते में 2 नई चीजें नजर आएंगी, कभी ऊपर चली जाएंगी कभी नीचे आ जाएंगी। अभी 2 दिन पहले ऊपर जा रही थी तो 2 दिन में नीचे आने की वजह क्या है? कौन सी ऐसी नई डेवलपमेंट हुई जिससे नीचे आ गई मार्केट? और स्टॉक एक्शन जब बढ़ती है, मुझे बताएं, आम आदमी को उससे फायदा क्या पहुंच रहा है? कुछ भी नहीं। कोई चीज में आपने किसी चीज में कमी देखी है? एक हफ्ता आपकी स्टॉक एक्शन ऊपर जा रही होती है, एक हफ्ता आपकी नीचे जा रही होती है। तो ऐसी क्या नई डेवलपमेंट हो गई कि आपकी स्टॉक नीचे आ गई अचानक? आपने देखा, आप खुद देख लें, स्टॉक एक्शन, पाकिस्तान की स्टॉक एक्शन को सीरियस लेना बेकार है, मैं समझता हूँ। पाकिस्तान की स्टॉक एक्शन में पता ही नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे। दुनिया में इस तरह स्टॉक एक्शन ऊपर नीचे हर हफ्ते होती है क्या? हमारे यहाँ हर 10 दिन के अंदर 4 बार ऊपर गई, 4 बार नीचे गई, क्या मतलब हुआ? ठीक है, ठीक है। इकबाल साहब, जो फिर हमारा बिजनेसमैन है, जो हमारा लोकल बिजनेसमैन है, वो तो बड़ा ही नाउम्मीद नजर आएगा। मतलब अगर बिजनेस उसके पास है नहीं और काम करने के लिए उसके पास क्लाइंट्स नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा, कैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगा? पाकिस्तान का प्रॉब्लम एक दूसरा भी है। देखिए, मैं खासकर छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जो मुझे बताएं, वो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई 25 आदमियों को जॉब दे रहा है, कोई 20 आदमी को दे रहा है, कोई 10 आदमी को जॉब दे रहा है, इसी तरह काम चल रहा होता है। लेकिन अगर बैंक में पैसे जमा करवा देता है तो उसको वहां से ज्यादा पैसे मिलते हैं बानिस्बत काम करने के बाद। तो छोटे छोटे बिजनेसमैन जो 2-5 करोड़ वाले लोग हैं, उन सब लोगों ने तो पैसे बैंक में जमा करवा दिए। तो सीधी बात है, आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई। और अगर आप बेरोजगारी बढ़ेगी तो देखें, एक चीज बताएं, जब आपके मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी तो आप भूल जाएं आपके मुल्क में कभी अमन आएगा। उस मुल्क में कभी अमन आ नहीं सकता जिसमें बेरोजगारी का तनासुब इतना ज्यादा हो। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि आप में अमन कभी आएगा नहीं। हम खुद ऐसे स्टेप लेती है गवर्नमेंट जिससे बेरोजगारी बढ़ती जाए। अब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर थे, जो छोटे छोटे अमाउंट जो 2-5 करोड़ से काम कर रहे थे, उन्होंने सब में बैंक में पैसे रखवा दिया और बैंक में उनको ज्यादा आ रहा है बानिस्बत काम करने से। तो उनके पास जो जॉब करते थे, कोई 10, किसी के पास 20, किसी के पास 50, किसी के पास 100, वो सब बेरोजगार हो गए। बाकी जिनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, बड़ी थी, वो बाहर चले गए, उन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, हमारे जो लोकल बिजनेसमैन है, डोमेस्टिक बिजनेसमैन, उनके ताफुजात दूर करने चाहिए। हम इन्वेस्टर को दुनिया में ढूंढने जा रहे हैं और जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है वो तो बाहर जा रहा है। तो ये कौन सा काम का तरीका हुआ, मुझे बताएं। इकबाल साहब, इकबाल साहब, यहाँ का जो बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा रही है। जो छोटे ताजिर हैं उन पर भी, उनको भी टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो इस तरह तो मजीद प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फैसिलिटेट तो कर नहीं रहे और टैक्स के लिए वो टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं।
देखिए, टैक्स तो मसला नहीं है, टैक्स तो देने के लिए भी तैयार है, हर कोई देना चाहता है, लेकिन उसको इतनी सहूलत तो हो यहाँ बैठ के वो बिजनेस कर सके। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, कौन काम करेगा, किस तरह काम करेगा? आप टैक्स की बात कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर क्यों सही नहीं करते? लॉ एंड ऑर्डर पे क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? आप लॉ एंड ऑर्डर सही करें, अपनी करेंसी को डी वैल्यू नहीं होने दें, आपके पास बिजनेस खुद चल के आ जाएगा। जिस तरह से बिजनेस चल सकता है, जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बिजनेस करना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये 2-3 चीजों पे हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जा रहे हैं इन्वेस्टरों को ढूंढने और अपने इन्वेस्टमेंट को सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगाए हैं कि ऐसे मुल्क में किस तरह बिजनेस होगा, किस तरह रोजगार जनरेट होगा, बताएं आप। तो अभी जो सऊदी अरब के वफ्द ने दौरा किया है, 50 जो बैरूनी कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुई हैं। 3 रोज़ा दौरा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काफ़ी खुश नज़र आए, बड़े पुरुमीद नज़र आए। तो उसके कुछ समरात नहीं मिलेंगे? वो उससे कुछ बेहतरी आने की उम्मीद नहीं है? देखें, मैं आपको ये बताऊं कि देखें, पाकिस्तान में जो बिजनेस की बात आप कर रही हैं, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली हालात हैं उसको सुधारने के लिए नहीं आ रही। पहले तो आप ये बात क्लियर कर दें। अच्छा। अभी जो मिडिल ईस्ट के जो हालात में हैं, तो पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, उस वजह से काफी लोग आ रहे हैं, काफी इंटरेस्ट नजर आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी तक कोई एग्रीमेंट आपने देखा? किसी चीज का एग्रीमेंट हुआ? हमारी पीआई की जो हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं, अभी तक उसकी किसी ने बड़ी बोली लगाई? कुछ हुआ? कुछ नजर आ रहा है? कोई एग्रीमेंट आपको बड़े नजर आ रहे हैं? कहीं कुछ नजर आया है? कोई एक्टिविटीज मुझे बताएं। अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी बहुत सी वजूहत हैं कि अभी जो हालात, दुनिया के जो हालात हो गए हैं, वो आपको पता है किस तरह से क्या माहौल हो गया है, उसमें पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। उसकी वजह अभी कुछ दिन पहले ईरान के सदर भी आए थे, वो पहले कभी आए थे? तो मकसद कहने का है कि अचानक क्या पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस निकल आया है? नहीं, उसका रीजन ये है, IMF अचानक हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। IMF भी हर बात हमारी मानने के लिए तैयार हो गया, हमारे साथ मुआहदे करने लगा, क्योंकि आपको ग्लोबली हालात बहुत चेंज हो गए हैं, जो आपको नजर भी आ रहा है, और कुछ अरसे बाद उसके असरात आपको हर जगह नजर आएंगे। ठीक है। जो बैनुल अक़वामी जो सूरत हाल है वो बदल रही है और उसके असरात जो है वो हमारे मुल्क पर आ रहे हैं, हमारे मुल्क की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, इकबाल एडवानी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एडवोकेट इब्राहिम अज़मी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, और हम इन्हें खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम अज़मी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इब्राहिम अज़मी साहब? सूरत हाल कैसी बनती देख रहे हैं? सियासी जोड़ तोड़ फिर से शुरू हो गए? बस मुल्क के अंदर तो माशी इस्तेहकाम तो है नहीं, महंगाई बढ़ रही है, गंदम का बहरान सबके सामने है, तो अवाम तो पिसे हुए हैं। अभी रमजान गुजर गई तो और महंगाई बढ़ गई, अब बजट आएगा तो महंगाई और बढ़ जाएगी, तो अवाम तो पिसे हुए हैं। अब जो मौजूदा हुकूमत है उससे अवामी नुमाइंदगी तो हासिल नहीं है। जिस तरह से फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनी है, और जो मकबूलियत रह गई है नवाज शरीफ की पंजाब में, और जो मकबूलियत रह गई है MQM की कराची और हैदराबाद में, वो तो एक सीट लेने के काबिल नहीं थी। MQM एक पोलिंग स्टेशन से वो जीती नहीं है, उनको 20-22 नशिस्तें दे दी गई। आपके ये जो मरियम नवाज थी वो और नवाज शरीफ अपने लाहौर के हल्के से इंतखाबात हार गए और वो वजीर आला बने हुए हैं। तो अवामी नुमाइंदगी तो इस वक्त है ही नहीं, पॉपुलर गवर्नमेंट तो है ही नहीं। अच्छा। तो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा होता है, ये अवामी हुकूमत होती है। इस वक्त तो न मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है डायरेक्टली, न ही तो अवामी हुकूमत है। तो ये किस तरह ये सिलसिला आगे तक चलेगा? किस तरह अवाम इनको ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त कर सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, MQM पाकिस्तान ने PPP से 14 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मांग ली है, ये क्या मामला है? क्या इससे क्या असरात मुरतब होंगे? क्या सूरत हाल बनेगी? असली जो गवर्नर की जो एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि हमसे कहा जा रहा है कि हम तो एक सीट भी नहीं जीत सके। जी। तो कामरान टेसूरी ने कहा जो गवर्नर हैं कि जी हम तो PTI के साथ हुकूमत में शामिल थे और आप लोग तो जेल जाने वाले थे, पीपल्स पार्टी के लोग और नवाज शरीफ के लोग, तो हम तो अच्छे भले हुकूमत में थे, आप लोग जेल जाने वाले थे, तो आप हमसे ये कह रहे हो कि हम नशिस्तें नहीं जीते। और अभी जो वजीर आजम साबका वजीर आजम काकड़ थे, इन्होंने जो कहा है हनीफ अब्बासी से कि
कि अगर फॉर्म 47 की अगर मैं बात कर दूं तो आप कहीं मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहोगे। तो अब जब इस बलबूते पे हुकूमत कायम है कि जिनकी कोई नुमाइंदगी ही नहीं है, कहीं जिनके साथ कोई अवामी हिमायत नहीं है, तो ये हुकूमत किस तरह ज्यादा से तक चल सकती है? ये तो अवामी हुकूमत होती है, ये फिर फौजी हुकूमत होती है। ये तो इनडायरेक्टली तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो बावरदी लोग हैं, जो वो है, वो पीछे से हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन जब अवामी हुकूमत नहीं है, इनके साथ अवाम नहीं है, तो ये किस तरह हो सकता है? जब भी हमारे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा है तो फौजी हुक्मरानों ने भी अवामी नुमाइंदगी के हामिल लोगों को अपने साथ शामिल किया है, उन्होंने इलेक्टेबल्स को अपने साथ शामिल किया है। जियाउल हक ने शूरा बनाई थी, आप देखें कि जो अयूब खान थे उन्होंने बीडी सिस्टम जो थे वो लेके आए थे, मुशर्रफ जो थे उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे, तो वो चाहते थे कि अवामी नुमाइंदगी हमारे साथ हो। अब जिन लोगों को लेके आया गया है, पब्लिक उनके साथ नहीं है। ठीक है। अच्छा, आज क्योंकि आप माशाल्लाह से कानूनदान भी हैं और आईनी माहिर भी हैं, आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस उनका देखने में आया। उन्होंने कहा कि जो जज मदाखलत देखकर कुछ नहीं कर सकता वो घर बैठ जाए। तो ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है कि आज़ाद अदलिया का जो तस्वुर है वो बड़ा क्लियर हो गया। उसूली तौर पे तो इनकी बात सही है। अब जो 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसके बाद इन्होंने जो उसूल तय किए हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं से तो मदाखलत हो रही है ना। जब वो कह रहे हैं कि मदाखलत हो रही है और आप चुप क्यों हैं, और जाहिर सी बात है कि जिस अंदाज से एक सियासी पार्टी से बल्ले का निशान लिया गया और जिस अंदाज से उनको कोई जलसा नहीं करने दिया गया और चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल खामोश रहे, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि कौन किस तरफ खड़ा है। तारीख में वाज़ेह तौर पर तय हो जाएगा अगले 2-5 सालों में या 10 सालों में कि कौन लकीर के किस तरफ था। आज जितने भी लोग ताकतवर हैं, बज़ाहिर ताकतवर हैं, वो 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद न उनकी वो सेहत रहेगी, न उनका वो ओहदा रहेगा। वो कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे और मौर्रख के सामने वो पेश हो जाएंगे। सबका कच्चा छट्टा खुल जाएगा। जितने भी लोग हमारे सामने थे, बड़े बड़े काबिल लोग थे, चौधरी मोहम्मद अली थे, आपके गुलाम मोहम्मद थे, इस्कंदर मिर्जा थे, अयूब खान थे, मुशर्रफ थे, जियाउल हक थे, ये सारे लोग अपने इदारों में टॉप पे पहुंचे। आज आप देखिए कि तारीख उन्हें किस नाम से याद कर रही है। ठीक है। अच्छा इब्राहिम साहब, आपने गंदम स्कैंडल की बात की। किसानों का बहुत बुरा हाल है, बद से बदतर हालात हैं उनके, जबकि वज़ीर आला सिंध ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने 2 टोक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अब जो भी इसमें मुलविस है या जो भी इसमें मुलविस पाया गया उसको हम सख्त एक्शन लेंगे इस पे। तो आप देखते हैं कि कुछ किसानों के हालात में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है वज़ीर आला के इस बयान के बाद? ये इशू सिंध का नहीं है, ये इशू पंजाब का है। सिंध में तो जो मार्च में गंदम पैदा हुई थी वो तो हुकूमत ने खरीद ली। पंजाब में गोदाम भरे हुए थे, बताया जा रहा था कि बम्पर क्रॉप है, और उन्होंने $1 अरब की बाहर से गंदम मंगवा ली। जो गंदम किसी मुल्क से 22-23 दिन में आनी थी वो 6-7 दिन में आ गई। वो जहाज वहां से चल पड़ा था, फिर इजाजत दी गई है, और अब इनके पास ना कोई पैसे हैं देने के लिए, ना कोई गंदम रखने की जगह है, ना उनके पास बारदाने हैं, और किसानों को आपने परेशान कर दिया। अब यही गंदम जो है पहले लोगों ने इस पे कमाया, जो गंदम बाहर से मंगवाई, अब ये गंदम ये लोग अफगानिस्तान बेच के कमाएंगे। और फिर आप देखिएगा कि अगले साल अगर ये फसल काश्त नहीं करेगा किसान, जो इस वक्त आपने इसका बुरा हाल किया हुआ है, तो अगले साल फिर गंदम महंगी होगी और ये अगले साल फिर गंदम बाहर से मंगवा के खर्च करेंगे। जब अवामी नुमाइंदगी है ही नहीं कहीं भी, जब अवाम के दुख दर्द को समझने वाला कोई हुक्मरान है ही नहीं, तो अफसरान और दूसरे लोग क्यों अवाम का दर्द समझेंगे? सारे लोग जो है वो लूटो और फूटो, सारे लोग अपने जेब भरने की तरफ है, अवाम को किसी की फिक्र ही नहीं है। जब हुक्मरानों को अवाम की फिक्र नहीं है, वो जो बाप की तरह होते हैं, जो सरपरस्त की तरह होते हैं, जो एक सरबराह की तरह होते हैं, जो खानदान का सरबराह होता है वो मुल्क का सरबराह होता है। जब इनकी अवामी नुमाइंदगी नहीं है, जब शहबाज शरीफ खुद अपने लाहौर से इलेक्शन हार गए और वो वजीर आजम बन गए, तो वो किसी को बात करने के काबिल ही नहीं है, वो अपनी बात मनवाने के काबिल ही नहीं है। अगर पीटीआई कह रही है कि हम तो फौज से बात करेंगे, तो वो देख रहे हैं कि पावर कहाँ है, जिसके पास इख्तियार होगा उसी से बात होगी। देखिए, हुकूमत 2 बुनियादों पर होती है, अवामी ताकत होती है, अवामी हिमायत होती है, और दूसरा फौजी ताकत होती है। सारी दुनिया में कोई तीसरा तरीका है ही नहीं हुकूमत करने का। तो जब जाहिर सी बात है कि अवामी हिमायत जो है वो किसी और पार्टी के पास है, इन पार्टी के पास नहीं है जो हुकूमत कर रहे हैं, और फौजी ताकत जो है वो दूसरों के पास है, तो जाहिर सी बात है कि ताकत ही ताकत से बातचीत करेगी ना। जब उनको जरूरत होगी बातचीत की जाएगी, और हालात फौरन पलटा खा सकते हैं। आप देखें, बेनजीर का कोई चांस नहीं था, वो 86 में आई थी, और वो 1990 तक, जब तक जो हुकूमत थी वो राजी हो गई थी
लेकिन अचानक जनरल जियाउल हक ने मई 88 में जोलेजो को हटा दिया और हादसा हो गया जियाउल हक के साथ अगस्त 88 में। और दिसंबर 88 में बेनजीर जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। जो जुलाई के एंड तक कोई चांस नहीं था बेनजीर के प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो 4-5 महीने में वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो हालात तेजी से पलटते। अभी भी कोई सियासत में आप नया मोड़ देख रहे हैं बानी पीटीआई के हवाले से? कोई टर्न हो सकता है। कोई मोड़? देखिए मशरकी पाकिस्तान जो था 14-15 दिसंबर 71 तक फॉल का कोई चांस नहीं था। 16 दिसंबर को फॉल हुआ और 19 दिसंबर को फैक्स आ रहे थे अखबार के दफातर में, ये जनरल याह्या खान का आईन आ रहा था और वो इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो समझ रहे थे कि मार्शल लॉ दोबारा भी मैं लगाऊंगा। और आप देखें कि जनरल गुल हसन और जनरल रहीम ने उनको हटा दिया और भुट्टो साहब को फिर बुला के 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार उनको दिया। तो हालात अचानक पलटा खाते। अयूब खान के हालात भी बड़े ताकतवर थे। वो 10 साल का वो जश्न मना रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अचानक उनकी हुकूमत खत्म हो गई। नवाज शरीफ और बेनजीर की हुकूमतें भी अचानक खत्म हो गई। एक हफ्ते पहले तक, बल्कि 2 दिन पहले तक भी वो तस्वुर नहीं कर सकते थे कि उनकी हुकूमत रहेगी। ठीक। तो अवाम के अंदर एक लावा पक रहा है, वो कभी भी फट सकता है। और अभी जो सऊदी वफ्द ने दौरा किया है पाकिस्तान का, जिसके लिए खासे पुर उम्मीद है वजीर आजम साहब, तो उस पे कुछ आप देख रहे हैं कि उसमें कोई उम्मीद जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम के सामने बड़ी खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बस बिल्कुल बदलने वाले हैं, ऐसा कुछ देख रहे हैं आप? बस आप लोगों से इमदाद ले लें, भीख मांग लें, IMF से कर्जे आप रीशेड्यूल करवा लें। आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। आप जो फॉरेन में जो पाकिस्तानीज हैं उनसे ऐसी आप स्टेबल हुकूमत नहीं, अवामी हुकूमत, ईमानदार हुकूमत नहीं कायम कर रहे कि वो अपना पैसा बाहर भेजें। IT की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। जो फसलें अच्छी होनी चाहिए किसानों का आपने क्या हाल कर दिया। इंडस्ट्री आपकी तरक्की नहीं कर रही। तो आप किस बुनियाद पे समझ रहे हैं कि ये मुल्क जो है वो आगे तरक्की करेगा? वो बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से ये सोचते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी अगर आती है तो मुल्क के लिए मुआशी नए रास्ते खुल जाएंगे, नई राहें खुलेंगी। बैरूनी सरमायाकार समझ रहा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी के अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, जो अपना सरमाया अपने मुल्क में नहीं ला रहे। तो आप क्या समझते हैं कि बाहर के लोग आपके मुल्क के अंदर सरमाया लाएंगे? सिर्फ नवाज ये शरीफ और जरदारी अपना सरमाया ले आए तो मुल्क जो वो तरक्की कर सकता है। वो बेशक हमें देना पैसे जो इन्होंने चोरी करके खाएं, वो सिर्फ या इन्वेस्ट कर दें, लेकिन उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बाहर किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टर इतना बेवकूफ है कि जो ऐसी हुकूमत जो जिसकी अवाम में बैसाखी नहीं है, जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे आई है, जो समझे कि 100 से ज्यादा लोग जो है वो इलेक्ट नहीं हुए आपकी पार्लियामेंट में जो पहुंचे हैं, तो क्या वो लोग सरमायाकारी करेंगे? उनको एक एक चीज का पता है, एक एक चीज की उनको खबर है। और इब्राहिम साहब, अब जो ये मखसूस नशिस्तों का ये जो मामला है, क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा से तकसीम होंगी क्या? अभी नशिस्तों की क्या अहमियत है कि जब एक पार्टी समझ रही थी कि उसको 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, उससे बल्ले का इंतखाबी निशान ले गया, उसको आलू, बैगन और ये रेडियो जैसे कोई इंतखाबी निशान दिए गए। इसके बावजूद भी पब्लिक ने 8 फरवरी को निकल के वोट दिए और उसके बावजूद भी आपने उनको हुकूमत उनकी नहीं दी। तो आप क्या समझते हैं कि अब इन चंद नशिस्तों को क्या कर रहे हैं? ये पार्लियामेंट जो है वो आगे चलने वाली नजर नहीं आती। इसकी कोई अपनी अहमियत भी नहीं है, इसके कोरम भी पूरे नहीं होते। ठीक है। और ये जो एक एकदम वफाकी वज़रा ने जो किया कि पेंशन के बोझ से अब निजात दिलाई जाए और इस्लाहात की जाए, तो ये कुछ हेल्पफुल हो सकेगा या इस इक़दाम को कुछ सराहे जाने के काबिल है ये? हाँ, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। इमरान खान के दौर में भी पेंशन की बात हुई थी कि जिस तरह मलेशिया वगैरह ने किया, पेंशन का बोझ इस वक्त बहुत ज्यादा है। बज़ाहिर देखा जाए तो PIA और रेलवे इस वक्त आज के हिसाब से वो फायदे में जा रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी पेंशन और ग्रेजुएटी और ये रिटायर्ड मुलाजिमीन को पैसे देते हैं तो फिर वो नुकसान में चले जाते हैं। तो लोगों की लाखों रुपए जो है वो पेंशन दी जा रही है। एक सिविल जज ADJ 19 और 20 ग्रेड के अफसर को 2.5-3 लाख रुपए पेंशन दी जा रही है। आम स्टाफ जो 16 और 17 ग्रेड का था वो लाख, सवा लाख वो पेंशन दे रहा है। हाई कोर्ट के जजेस की मिलियंस में पेंशन है। तो पाकिस्तान जो है वो पेंशन का बोझ ये इस तरह नहीं उठा सकता। लेकिन अगर आप इनके पेंशन खत्म करेंगे तो ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हंगामारे की कैफियत पैदा होगी। अब गवर्नमेंट ने ये करना शुरू किया है कि जो वो नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं उनका पेंशन का सिलसिला वो खत्म कर रहे हैं। अब अगर ये सिलसिला भी शुरू कर दे तो 10-15 साल में कोई न कोई बेहतरी के आसार पैदा होंगे और जो मुल्क की खजाना है उसमें पेंशन का बोझ कम हो जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम अज़मी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आवाम पर बोझ बढ़ता जा रहा है जबकि मरात याफ्ता तबका जो है वो मज़ीद बोझ बढ़ाता चला जा रहा है। आवाम के अंदर एक बेयकीनी, बेचैनी या शायद मायूसी कही जाए, ये एक कैफियत है जो जब भी आप बात करें किसी भी आम आदमी से, आम आवाम से, तो वो यही कहती है कि सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो नहीं रही है। क्या होने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।